स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ 4 जून को, आंसर की रिलीज़ करने के बाद उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आरआरबी ने गलत पूछे हैं। और देखिए कैटेगरी 2 बन रही है। कौन कौन सी कैटेगरी बन रही है? एक कैटेगरी वो जिसमें आरआरबी ने आपका गलत रॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा है, मतलब वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। और दूसरी कैटेगरी वो जिसमें आरआरबी ने आपका क्वेश्चन तो क्या कहते हैं मतलब सही पूछा है, लेकिन आंसर जो उसका प्रोवाइड किया है वो क्या कर दिया है, गलत क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है, मतलब गलत आंसर उसका प्रोवाइड कर दिया है। तो देखिए इसमें जो कैटेगरी नंबर 1 बन रही है, मतलब जो आरआरबी ने गलत क्वेश्चन पुटअप किए हैं, मतलब पूछे हैं, उसमें क्या होगा, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं सभी को उसका नंबर मिलेगा, चाहे वो उन प्रश्नों को हल किए हों चाहे ना किए हों। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने उस प्रश्न को हल किया है कि नहीं, सभी को उसका नंबर मिलेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है, देखिए एक एक नंबर नहीं ऐड होगा, एक नंबर के अलावा भी ऐड हो सकता है, एक नंबर से ज़्यादा भी ऐड हो सकता है। जिसने उसका चूज़ ही नहीं किया है, उसको प्रश्न चूज़ ही नहीं किया है, मतलब वो गलत मान कर उसको छोड़ दिया है, तो उसको केवल और केवल एक नंबर क्या कहते हैं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने अटेम्प्ट किया नहीं है तो उसका माइनस हुआ नहीं है, तो आरआरबी उनका एक नंबर बढ़ाएगा। और जो अटेम्प्ट किए हैं उनका रॉन्ग हो गया, उनका 1.3 नंबर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 1/3 आपका क्या है, निगेटिव मार्किंग, तो 3% उसका और बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी कैटेगरी वो है जो आरआरबी ने आंसर ही पब्लिश गलत किया है, मतलब जो आंसर की आई है, आंसर की में आरआरबी ने आपका गलत आंसर मतलब उसमें चूज़ किया है, गलत आंसर पब्लिश किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न में उन्हीं बच्चों को नंबर मिलेगा जो उस प्रश्न को हल किए हैं, जो उस प्रश्न को अटेम्प्ट किए हैं, उन्हीं को नंबर मिलेगा। देखिए जो कैंडिडेट उन प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें होगा क्या, जो कैंडिडेट स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करके उसने राइट आंसर चूज किया, उसका क्या कर दिया आरआरबी ने, उसको गलत कंसीडर कर लिया और एक नंबर तो काटा ही काटा, उसका 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग का उसने और काट दिया। ठीक है, तो अब उसका होगा क्या, एक नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके बाद जो निगेटिव मार्किंग का उसका नंबर कटा है वो भी बढ़ जाएगा। और दूसरी अगर देखा जाए, जो बच्चा इसको किसी भी की वजह से वो आंसर चूज़ कर लिया है जिसको आरआरबी ने क्या किया है, राइट माना है, मतलब आरआरबी ने जो आंसर राइट माना है, अगर कोई कैंडिडेट वो आंसर चूज़ किया है तो उसका होगा क्या, जब वो आंसर आरआरबी सुधारेगा तो उसका क्या करते हैं 1.33 घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो आंसर मिला उनका एक नंबर वो घटेगा और 1/3 आपका क्या कहते हैं निगेटिव मार्किंग की वजह से घट जाएगा। देखिए जो सबसे पहला प्रश्न है जिसमें सभी को नंबर मिलेगा, देखिए ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्लेस्ड बिटवीन एल्युमिनियम एंड जिंक। ये प्रश्न आपका सक्रियता श्रेणी का है। तो अगर आप देखेंगे इस श्रेणी में तो आपको पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, अब अगर इसमें देखेंगे इसमें तो आपको एल्युमिनियम और जिंक के बीच में कोई भी क्या कहते हैं वो नहीं है, मतलब कोई भी आपका मेटल नहीं है। तो आपने पीछे देखा सक्रियता श्रेणी में कि एल्युमिनियम और जिंक के बीच में कोई भी क्या कहते हैं आपका मेटल नहीं है। ठीक है, जस्ट एल्युमिनियम के नीचे तुरंत क्या आ जाता है, जिंक। तो आपका ये जो प्रश्न है ये आपका प्रश्न बिल्कुल रॉन्ग है, इसमें सभी बच्चों को नंबर मिलेगा। देखिए इनमें उन बच्चों को 1.3 मिलेगा जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, भले से वो कोई भी आंसर चूज़ किए हों, उनको 1.3 नंबर मिलेगा। और जो बच्चे इसको प्रश्न को छोड़ दिए हैं गलत जानकर, उनको सिर्फ और सिर्फ एक नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है जो कि गलत प्रश्न है पूरी तरीके से। देखिए इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कंटूर इंटरवल। मतलब इसमें क्या पूछा है कि कंटूर इंटरवल के बारे में कौन सा क्या कहते हैं आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न क्यों गलत है, क्योंकि इसमें दो आपके ऑप्शन क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। कौन कौन सा? देखिए जो आरआरबी ने चूज़ किया है कि ये वाला कि लार्ज कंटूर इंटरवल इज यूज्ड वेयर द टाइम अवेलेबल फॉर द सर्वे इज लेस, ये तो सही है ही, मतलब ये तो इनकरेक्ट है ही। उसके अलावा वाला जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये भी आपका क्या कहते हैं इनकरेक्ट है। इसका मैं रेफरेंस आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये इनकरेक्ट है। देखिए बोला है द कंटूर इंटरवल शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप, ये गलत है। कैसे गलत है मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। ठीक है, प्रूफ है जब आप बीसी पुनमिया सर की सर्वे की जब आप बुक फॉलो करेंगे ना, पेज नंबर 258 में जब जाएंगे तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कंटूर इंटरवल शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्केल के, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसकी वजह से आपका ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। देखिए जो कंटूर इंटरवल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि कंटूर इंटरवल शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये वाला भी क्वेश्चन मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और ये जो आंसर दिया है वो तो रॉन्ग है ही। तो मतलब ये दोनों रॉन्ग हो गया। अब भाई इसको कैसे आदमी दो आंसर कैसे चूज़ कर सकता है? तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा उन बच्चों को जिन्होंने ये चूज़ नहीं किया है, और उन कैंडिडेट को 1.3 नंबर मिलेगा जिन्होंने इसका कोई भी आंसर चूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि उनको रॉन्ग आंसर का भी इसमें मिल गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ उन बच्चों को एक भी नंबर नहीं मिलेगा जिन्होंने ये ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि भाई उनको पहले से ही नंबर दे दिया गया है ये ऑप्शन चूज़ करने के लिए। ठीक है, तो उनको कोई भी नंबर नहीं इंक्रीमेंट होगा जो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है। ठीक है,
देखिए कैटेगरी नंबर जो 2 है उसमें क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जिसको आरआरबी ने रॉन्ग क्वेश्चन क्या कहते हैं चूज़ कर लिया है, मतलब रॉन्ग ऑप्शन, मतलब जो गलत ऑप्शन है उसको चूज़ कर दिया है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है आइए देखते हैं। कैटेगरी नंबर 2 का बोला है कि इज़ द मोस्ट इफ़िशियंट मेथड यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल जनरेटेड वेस्ट, मतलब जो हॉस्पिटल में आपका वेस्ट जनरेट होता है उसका डिस्पोजल के लिए कौन सा सबसे मोस्ट एफिशिएंट मेथड है। ऑप्शन इसमें आरआरबी ने जो चूज़ किया है वो ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है सैनिटरी लैंडफिल्स, लेकिन जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा इंसिनरेटर। इसका जो हल है आपको मिलेगा एनसीईआरटी के इन्वायरमेंट इशू वाले चैप्टर में, ठीक है। तो चलते हैं उस वाले चैप्टर में आप क्या क्या बोला है, देखते हैं क्या बोला है। ये देखिए, मैं ये जो कंटेंट दिख रहा है आपको मैं एनसीईआरटी के बुक से उठाया हूँ, ठीक है, अपने से नहीं लिखा हूँ, एनसीईआरटी के बुक से उठाया हूँ। तो इसमें ये देखिए, द वेस्ट ऑफन कंटेन्स इन्फेक्टियस पैथोजेंस, आल्सो यूज़ ऑफ मेडिकल सॉलिड वेस्ट लाइकली मास्क, ग्लव, पीपीटी किट्स और भी जितने भी सिरिंज हैं, नीडल्स, इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग पैंडेमिक या एंडेमिक। Therefore, high risk medical solid waste must be separated as per guidance and incinerated। ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये होगा आपका इंसिनरेशन। तो राइट आंसर सैनिटरी लैंडफिल ना होकर के आपका इंसिनरेटर होगा, ठीक है। तो सर्वेइंग का प्रश्न है, पूछा है कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट यूज्ड इन द डिस्टेंस इक्वेशन ऑफ स्टेडिया टेकोमेट्री इज आल्सो नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर चूज़ किया है आरआरबी ने वो चूज़ किया है स्टेडिया हेयर कांस्टेंट, बल्कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 स्टेडिया इंटरवल फैक्टर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। आपका इसका प्रूफ जो है वो है बीसी पूनमिया सर के बुक में, ठीक। तो सर्वेइंग की बीसी पूनमिया सर के बुक में जब आप जाएंगे पेज नंबर 414 में तो आपको ये सीधा सीधा मिल जाएगा। द कांस्टेंट के इजकल टू एफ आई इज आल्सो नोन एज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और स्टेडिया इंटरवल फैक्टर। जो हेयर कांस्टेंट वाला है वो ये आपका रॉन्ग आंसर है, मतलब रॉन्ग आंसर बताया गया है। स्टेडिया इंटरवल फैक्टर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें 1.3 नंबर उनको मिलेगा जो स्टेडिया इंटरवल फैक्टर क्या कहते हैं चूज़ किए हैं, और 1.3 नंबर रिड्यूस हो जाएगा उन बच्चों का जो हेयर कांस्टेंट जो चूज़ किए हैं, ठीक है। तो इसमें 1.3 और 1.3 इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्क्स का। तो देखिए दोस्तों, जो भी पीछे हमने 2 कैटेगरी की बात की उसमें किसी न किसी तरीके से या तो प्रश्न गलत है या तो उस प्रश्न का आरआरबी ने गलत आंसर चूज़ किया है और गलत आंसर पब्लिश किया है। तो इसके बाद जो कैटेगरी नंबर 3 है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को लेकर कन्फ्यूज़न ये है कि अपना अपना उन्होंने परसेप्शन बनाया और अपना अपना थिंकिंग बना करके ये बोल रहे हैं कि नहीं ये वाला आंसर होगा और ये वाला आंसर होगा, ठीक है। मतलब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि कौन सा आंसर राइट होगा। देखिए जो प्रश्न है ये सबसे ज़्यादा डिबेट का टॉपिक बना हुआ है उन कैंडिडेट में जिन्होंने ये आंसर चूज़ किया है, ठीक है, और ये आंसर चूज़ किया है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज इज़ द रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर्ड। जो रिवाइज एस्टिमेट होता है वो कब प्रिपेयर होता है, पीएन दत्ता सर की बुक में। तो आपको इसका एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। क्या आरआरबी बोर्ड ने आपका सही आंसर प्रोवाइड किया है, क्या हमने सही आंसर गलत चूज़ किया था, ठीक है। तो बीएन दत्ता सर इस बारे में क्या कहते हैं, बीएन दत्ता की सर के बुक में जब आप जाएंगे पेज नंबर 457 में तो आपको रिवाइज एस्टिमेट कब कब बनता है उसका पूरा सर्कमस्टांसेस दिया हुआ है कि किस किस कंडीशन में आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको जो हम जब पढ़ेंगे हम लोग, व्हेन द ओरिजिनल सेक्शन एस्टिमेट इज एक्सीडेड और लाइकली टू एक्सीड बाई मोर देन 5%। देखिए इसमें ये टर्म पढ़िएगा ओरिजिनल सेक्शन एस्टिमेट और ये वर्ड पढ़िएगा एक्सपेंडिचर ऑन द वर्क एक्सीडेड। अगर सैंक्शनड अमाउंट्स में दिया है तो 5% होना चाहिए और एक्सपेंडिचर में अगर दिया है तो आपका कितना होना चाहिए 10%। तो प्रश्न में हम लोग वापस लौटते हैं, देखते हैं दिया क्या है। देखिए जो 5% दिया है ये क्या दे दिया है, एक्सपेंडिचर। यहाँ एक्सपेंडिचर की जगह पे यहाँ पर होना चाहिए ओरिजिनल सेक्शनड अमाउंट, ठीक है। और ये जो ओरिजिनल सेक्शनड अमाउंट है वो आपका अगर दिया है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 5%, ना कि 2%, ठीक है। तो 5% अगर होता तो ये आंसर राइट हो जाता। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ गलती है कि 5% दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है। अगर एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है वर्क का तो आपका 10% होना चाहिए और सेक्शन अमाउंट अगर बढ़ रहा है तो 5% होना चाहिए। तो इस मामले में ये दोनों आपको क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये तो रॉन्ग है ही। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, ये 3rd वाला ऑप्शन, वेयर आर द मटेरियल डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल प्रपोजल। और ये जब देखेंगे आप दत्ता सर के बुक में तो आपको ये एकदम परफेक्टली एलेबरेट करके दिए हुए हैं, ठीक है। एक दूसरा प्रश्न जो सबसे ज़्यादा डिबेट का टॉपिक बना हुआ है ये है फ्लोरिंग के बारे में। तो दिया है ए फ्लोर मेड ऑफ स्मॉल पीस ऑफ ब्रोकन टाइल और मार्बल अरेंज इन डिजायर पैटर्न ऑन ए सीमेंटिंग लेयर इज कॉल्ड। मतलब ये पूछ रहा है कि मतलब डिजायर ब्रोकन टाइल से उसको डिजायर से में क्या कहते हैं पुट कर दिया गया सीमेंटिंग लेयर पे, तो उसको कौन सी फ्लोरिंग कहेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा डिबेट का टॉपिक बना हुआ है ये ऑप्शन नंबर 2 और ये ऑप्शन नंबर 4। देखिए जो हमारा टेराजो फ्लोरिंग है उसमें जब आप
पढ़ेंगे अनदर टाइप ऑफ फ्लोर फिनिशिंग दैट इज लेड ऑन थिन लेयर ओवर कंक्रीट टॉपिंग, ठीक है। और जब यहाँ पढ़ेंगे आप ये जो दिखा हुआ है, टेराजो इज स्पेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट सरफेस कंटेनिंग सीमेंट एंड मार्बल चिप्स, मतलब कंक्रीट सरफेस पे आपका क्या बनता है, टेराजो बनता है, ठीक है। मोज़ेक की बात किया जाए तो देखिए मोज़ेक जो फ्लोरिंग है उसमें एकदम अच्छे से एलेबरेट किया है कि आपका क्या होता है कि स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रोकन टाइल्स होता है और मार्बल होता है, इसमें मतलब पीस को कट करके डिजायर शेप में साइज में उसको क्या कहते हैं पेस्ट किया जाता है सीमेंटिंग फ्लोर पे, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ था, मोस्टली कंक्रीटिंग फ्लोर पे दिया हुआ था और कोई भी एलेबरेशन नहीं दिया हुआ था कि ब्रोकन टाइल है या किस तरीके का है। जो इसका राइट आंसर मोस्ट परफेक्टली बैठेगा वो है मोज़ेक फ्लोरिंग, ठीक है। जो टेराजो फ्लोरिंग होता है उसमें क्या होता है कंक्रीटिंग सरफेस पे बनता है और उसको ग्राइंड करके बाद में और भी क्या कहते हैं पॉलिशिंग करके उसको डेकोरेटिव लुक दिया जाता है। लेकिन ये जो मोज़ेक फ्लोरिंग होता है उसको कुछ नहीं ग्राइंड करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आप एक डिजायर शेप में उसको अरेंज कर देते हैं, वो हो जाता है मोज़ेक फ्लोरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन, तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो है टोटल क्वांटिटी मेथड। देखिए जो क्यूब रेट है वो आपका अप्रॉक्स एस्टिमेट होता है, तो ये भाई एक्यूरेट देगा नहीं, ठीक है। और थॉरो एस्टिमेट इस नाम का कोई भी एस्टिमेट होता ही नहीं, ठीक है, ये फालतू में आपको भ्रमित करने के लिए दिया है। जो आपका राइट आंसर होगा ना वो टोटल क्वांटिटी मेथड होगा। देखिए यूनिट क्वांटिटी मेथड को आप आइटम रेट से क्या कहते हैं कन्फ्यूज़न कर ले रहे हैं, ठीक है। आइटम रेट जो होता है वो देखिए दूसरा होता है और यूनिट क्वांटिटी मेथड जो होता है वो अलग होता है। यूनिट क्वांटिटी मेथड क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक यूनिट का वैल्यू दिया है कि आपका इस यूनिट का काम कराने पर आपको 100 रुपये का क्या कहते हैं खर्च पड़ रहा है, तो बताइए उसी का अगर आपको 10 यूनिट का वर्क कराना है तो कितना खर्च पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है आपका बहुत ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेशन मेथड नहीं है, बस ये आपको आप यूनिट रेट से आपको क्या कहते हैं बस मल्टीप्लाई कर देना है, बस इस तरीके से मिल जाएगा। ये छोटे लेवल पे आपका एस्टिमेट यूज़ होता है। बाकी जो ऑप्शन आरआरबी ने चूज़ किया है टोटल क्वांटिटी मेथड, ये आपका राइट आंसर चूज़ किया आरआरबी ने, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जिस पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कैंडिडेट का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कैनाल फॉल। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये वियर फॉल होगा, कोई कैंडिडेट कह रहा है कि मोंटेग्यू टाइप फॉल होगा, ठीक है। तो आइए हम इसको प्रेफरेंस के माध्यम से हल करते हैं कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा, कौन सा रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए जब आप बुक प्रेफर करेंगे ना तो आपको मिलेगा ट्रेपोजाइडल नोज फॉल, ये भी आपका एक क्या है कैनाल फॉल है। दूसरा आपको मिलेगा मोंटेग्यू टाइप फॉल, ये भी आपका एक कैनाल फॉल है। सिंपल वर्टिकल ड्रॉप फॉल, ये भी आपका क्या एक कैनाल फॉल है। तो आपका वियर फॉल जो है, वियर फॉल आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब वियर नाम का कोई फॉल नहीं होता, कैनाल फॉल वियर नाम का कोई नहीं होता। तो ये आपको जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ना आपका राइट आंसर है, मतलब ये आपका कैनाल फॉल है, ये भी आपका कैनाल फॉल है, ये भी आपका कैनाल फॉल है, लेकिन वियर फॉल आपका कैनाल फॉल नहीं है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, दिया हुआ है जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो इन दोनों ऑप्शन में है कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू अपर फ्लोर और प्रिवेंटिंग इंसेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग।